आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखे होंगे, कुछ अच्छी घटनाओं पर विचार कर रहे होंगे और बैठे बैठे आत्मचिंतन आत्म मनन करते हुए जीवन का आनंद ले रहे होंगे। इन्हीं आनंद के क्षणों को लेते हुए हम आपके सामने आपको पढ़कर सुनाते हैं वाङ्मय 51, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2, पृष्ठ 1.34, देशभक्त पुरु के बारे में। आइए सुनते हैं, जो सिकंदर के आगे झुका नहीं। साथियों, भारतीय इतिहास में महाराजा पुरु का बहुत बड़ा सम्मानपूर्ण स्थान है। महाराज पुरु के सम्मान का कारण उनकी कोई दिग्विजय नहीं, इतिहास के केवल एक यही ऐसा वीर पुरुष है इतिहास में जिसने पराजित होने पर भी विजय को पीछे हटने पर विवश कर दिया। ईसा के पूर्व 3री शताब्दी में यूनान के सम्राट सिकंदर ने सिंहासन आरूढ़ होते ही विश्व विजय करने का विचार बनाया। यद्यपि सिकंदर के पास अपना देश था और उसके लिए आवश्यक न था कि वह किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसे जीते, तथापि उसने अहंकार और लोभ के वशीभूत होकर विश्व विजय की ठान ही ली। यह दोष सिकंदर का नहीं बल्कि राजमद का था। राजमद का था, जो संपूर्ण पृथ्वी को अधिकार में करने पर भी संतुष्ट नहीं होता और अकारण ही शांत प्रिय लोगों को सताना शुरू कर देता है। असंतोष की परिणति अनित्यपूर्ण अत्याचार में होना स्वाभाविक है और अत्याचार का अर्थ है विनाश। विश्व विजयी सिकंदर इसी क्रम में पड़कर एक दिन नष्ट हुआ और निराश होकर इस संसार से विदा हुआ। सिकंदर ने अपने अभिमानपूर्ण अभियान के लिए यूनान से प्रस्थान किया। नया उत्साह, नई साधन, महाविजेता एक विशाल वाहिनी लेकर चला तो देश के देश उसे आत्मसमर्पण करने लगे। बिना लड़े अथवा थोड़ा लड़कर उसने यूनान से भारतीय सीमांत तक के सारे देश आन की आन में जीत डाले। न जाने पराजित लोगों के निवासी किस मिट्टी के बने थे कि दुश्मन से दो हाथ किए बिना ही अधीन बन गए। कर्तव्य तो उनका यह था कि जब उनके देश का एक एक बच्चा कट मर जाता, तब कहीं सिकंदर की सेना उस शमशान से आगे बढ़ पाती। किंतु क्या कहा जाए साथियों, क्या कहा जाए उन विजेताओं की मानसिक दुर्बलता को, जो वे भविष्य पर विचार किए बिना विलास और आलस्य की मृत्युदायिनी गोद में पड़े पलते रहे। बिना किसी प्रयास के अनायास ही देश पर देश जीत लेने से सिकंदर के अहंकार का घट लबालब भर गया और उसे अपने विश्व विजेता होने का भ्रामक स्वप्न उज्ज्वल से उज्ज्वलतर दिखाई देने लगा। वह आंधी की तरह बढ़ता आया और भारतीय सरहद पर अपना पड़ाव डाल दिया। अपने विजय अभियान के लिए वह महान यूनानी जितना लश्कर लेकर चला था, अब इस समय उसके पास उससे कहीं अधिक सेना हो गई थी। कारण स्पष्ट है कि जिन जिन देशों को वह पराजित करता आया अथवा जिन जिन देशों ने उसे आत्मसमर्पण किया, उसकी सेनाओं तथा साधनों को भी सिकंदर ने अपने लश्कर में शामिल कर लिया। इस समय उसे अपनी शक्ति के अभिमान का भरपूर नशा था।
भारतीय सीमांत के समीप आते आते सिकंदर को सिंध और झेलम के पानी से पैनी की गई तलवारों के जौहर का ज्ञान जाने आने वालों से मिला था, किंतु सिकंदर ने इन सत्य समाचारों को लोक चर्चा से अधिक महत्व नहीं दिया। सिकंदर बढ़ता रहा और भारतीय वीरता के समाचार भी, किंतु जब उस देश जयी को भारत की वीर गाथाएं दोस्त और दुश्मन दोनों के मुंह से एक जैसी ही सुनने को मिली, तब उसके विजय विश्वास में दरार पड़े बिना न रह सकी और उसे आक्रमण करने से पूर्व विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। साथियों, सिकंदर ने भारत की आंतरिक दशा का पता लगाने के लिए भेदिए भेजे, जिन्होंने आकर समाचार दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वीरता भारतीयों की बपौती है, किंतु उनकी सारी विशेषताओं को एक नागिन घेरे हुए है, जिसे फूट कहते हैं। इसी फूट रूपी नागिन के विष से भारतीयों की बुद्ध मूर्छित हो चुकी है, जिससे उनकी अनुशासनहीनता, शूरता और दंभपूर्ण स्वाभिमान अभिशाप बन चुका है। यदि सिकंदर भारत में प्रवेश करना चाहता है तो उसे तलवार की अपेक्षा भारतीयों में फैली फूट की विषबेल से लाभ उठाना होगा। मित्रों, साहस के पीछे हटते ही सिकंदर की भेद नीति आगे बढ़ी। उसने और भी गहराई से पता लगाया। इस समय भारत किसी एक छत्र सत्ता से अनुशासित नहीं है। अकेले पश्चिमोत्तर सीमांत सिंध और पंजाब में ही सैकड़ों छोटे छोटे राज्य हैं जो सदियों से आपस में लड़ते लड़ते जर्जर हो चुके हैं। इन पूरे प्रदेशों के सारे राजे एक दूसरे के प्राणांत शत्रु बने हुए हैं और एक दूसरे को हर मूल्य पर नीचा दिखाने के लिए कोई भी उपाय एवं अवसर का उपयोग करने को उद्यत बैठे हैं। भारत के सिंहद्वार प्रहरी राजाओं के बीच शत्रुतापूर्ण अनैक्य के इन समाचारों ने सिकंदर के साहस को फिर बढ़ावा दिया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। साथियों, सुनते रहिए अच्छी देशभक्त पुरु के बारे में। मित्रों, राजनीति के चित्र खिलाड़ी सिकंदर ने शीघ्र ही उस तक्षक का पता लगा लिया जो प्रोत्साहन पाकर भारत की स्वतंत्रता पर फन मार सकता है, और वह था तक्षशिलाधीश दंभी आम्भीक, जो अपने अकारण उपद्रव के कारण पुरुषपुर नरेश महाराज पौरुष से बारंबार हार कर विद्वेष विष से अंधा बन चुका था। आम्भीक पुरुष लड़ने फिर सेना तैयार करने में जुटा हुआ था, जिसके लिए वह त्राही त्राही करती हुई प्रजा से बुरी तरह धन शोषण कर रहा था। सिकंदर ने अवसर का से लाभ उठाया और लगभग 50 लाख रुपए की भेंट के साथ संदेश भेजा। यदि महाराज अम्भीक सिकंदर की मित्रता स्वीकार करें तो वह उन्हें पुरु को जीतने में ही मदद नहीं देगा, बल्कि पूरे भारत में उसकी धुंध भी बजवा देगा। मित्रों, सिकंदर द्वारा भेजी गई भेंट के साथ सम्मानपूर्ण संदेश पाकर द्वेषांधाम्भिक के होश हर्ष से बेहोश हो गए और वह देश के साथ विश्वासघात करके सिकंदर का स्वागत करने को तैयार हो गया। भारत के गौरवपूर्ण चंद्र बिंब में एक कलंक बिंदु लग गया। साथियों,
इसी के साथ आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी क्रम में पृष्ठ 1.34 से। सुनते रहिए आगे की परिचर्चा। ओम शांति।